जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मूल विधि का ये 22वीं क्लास हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे आपके पॉलिटी और मूल विधि दोनों से मिलते हुए क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में इस सेक्शन से कम आप जोड़ करके चलो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और चूंकि यह टॉपिक मूल विधि में भी है, तो मूल विधि और पॉलिटी को अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। इससे पहले हमने मूल विधि की 21 क्लासें कंप्लीट कर दी हैं। कितनी? टोटल 21 क्लासें कंप्लीट कर दी हैं। वीडियो का पूरी 21 क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। सारे टॉपिक हमने एक एक बारी बारी से कंप्लीट करे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, सारा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक करते हैं, उसी तरीके से हमने कंप्लीट की है। तो आज की क्लास हम लोग महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और मूल विधि हमारी कंप्लीट पूर्णतया हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जब भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे पहुंचता रहे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में हमने कुछ नए तरीके से चीज़ों को आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि पहले हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जितने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे मौलिक अधिकार से रिलेटेड काफ़ी निर्णय आए थे, ठीक है। उनमें से एक था शंकरी प्रसाद केस, जो 1951 में आया। सज्जन सिंह केस 1965 में आया। गोलकनाथ केस 1967 में आया। और केशवानंद भारती केस आया 1973 में। कभी कभी डायरेक्ट इनका ईयर भी पूछता है कि गोलकनाथ केस कब आया, 1967 में, या फिर केशवानंद भारती केस कब आया, 1973 में। या फिर आपसे पूछ लेता है मूल ढांचे का सिद्धांत किससे आया, तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो था केशवानंद भारती केस 1973। तो हम लोग इसी क्रम में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो केस है हमारा शंकरी प्रसाद केस 1951, जिनका ईयर जरूरी है, ईयर बताएंगे। जहां पे डिस्क्रिप्शन जरूरी है, डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, व्याख्यान उसका करेंगे। सज्जन सिंह केस 1965, ये सभी केस किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से। गोलकनाथ केस आया 1967। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, भले ही वह संविधान में संशोधन करने का प्रयास करे, लेकिन उनको सीमित नहीं कर सकती। ये बात थी गोलकनाथ केस 1967 में कही। केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस 1973 बहुत पॉपुलर केस है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार से रिलेटेड है। और इसमें यह बात कहा गया कि यदि संसद फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को कभी बदल नहीं सकती। ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर रहा। तो पॉलिटी और मूल विधि दोनों में इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। 4 से 5 केस आपके निकल के यहाँ से आते हैं एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखिएगा। PDF हम इसकी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया और चीज़ें आपके समझ में भी आई होंगी। इस तरीके से आपने समझा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मूल विधि में यानी कि अगर संविधान में अगर किसी को संशोधन करना होता है तो कौन सा आर्टिकल है जो संशोधन करने के लिए बताता है, तो आर्टिकल नंबर 368, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संशोधन किया जाता है। आपने 4 केस ये यहाँ पे देखे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, और इसी से रिलेटेड केस थे इंदिरा साहनी केस, जिसको मंडल आयोग केस के नाम से भी जाना जाता है। ये केस क्या था, तो इंदिरा साहनी केस ये 1992 में आया। यह केस मूलतः जातियों के आरक्षण, पदोन्नति, आरक्षण की सीमा आदि से रिलेटेड था। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि जातियों के आरक्षण, पदोन्नति और आरक्षण की सीमा से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा केस था, और उसमें आपके 4 ऑप्शन देगा, इंदिरा साहनी, एम नागराजन, जरनैल सिंह या गोलकनाथ, इस तरीके से केस देगा। तो आपको वहीं पे छांटना होगा। तो ये जो इंदिरा साहनी केस था, ये किससे? जातियों के आरक्षण से संबंधित था, पदोन्नति से संबंधित था, आरक्षण की सीमा से संबंधित था और क्रीमी लेयर से संबंधित था। ये बात आपने समझी। एम नागराजन केस क्या था, तो एम नागराजन जो केस था, देखो हमने किसी किसी का सन नहीं लिखा, तो आप उसमें दिमाग मत लगाइएगा कि सन मत लिखिएगा, ठीक है। जहाँ पे सन की जरूरत है वो चीज़ें हमने डाली है, जहाँ पे सन की जरूरत नहीं है वो डालने की जरूरत भी, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग चला करके उसमें सन डाल करके याद करना
बिल्कुल याद ना करने लगना, ठीक है। तो सन की जरूरत जहाँ होगी वहाँ पे हम डालेंगे। एम नागराजन केस क्या था? तो यह केस मूलतः पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था? पदोन्नति में आरक्षण। और इंदिरा साहनी केस भी क्या था? इंदिरा साहनी, ये भी जातियों के आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित था। जो एम नागराजन केस था, इस केस में संविधान संशोधन 77, 88, संविधान संशोधन, इसके अलावा 16 का 4 का ए, ये जो आर्टिकल था इनको चुनौती दी गई थी। किसमें? एम नागराजन केस में। तो दोनों केस में अंतर क्या था? तो दोनों केस तो किससे रिलेटेड थे? चाहे इंदिरा साहनी केस हो और एम नागराजन, ये दोनों आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित तो थे, लेकिन जो एम नागराजन केस था उसमें संविधान संशोधन 77 और 88, इन दोनों के अलावा आर्टिकल नंबर 16 के 4 का ए, इनको चुनौती दी गई थी। इतना आपको याद रखना है। जरनैल सिंह केस क्या था? तो 2018 में यह भी केस पदोन्नति में संरक्षण से संबंधित आया था। ये आपने समझा। हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से क्रम में बता रहे हैं जैसे आपको याद करना है कि ये सारे केस किससे रिलेटेड है। अभी हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये केस को देख रहे हैं। एक केस आया था गुलाम नबी आज़ाद केस, 2020 में आया। गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में आया। इस केस में क्या बताया गया? तो इस केस में दोस्तों जो बताया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का केस है, 2020 का केस है। और आपको याद होना चाहिए जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा को हटाने का प्रावधान किया गया था, उस समय इंटरनेट को क्या किया गया था? मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। यह केस उस समय विवाद में था, ठीक है। तो उसी समय इसको इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की गई थी। तो गुलाम नबी आज़ाद केस से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त करने की पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा इंटरनेट को लंबे समय तक प्रतिबंधित किए जाने के संदर्भ में किया गया था। उस समय जब 370 धारा हटाई जा रही थी तो इसमें क्या किया गया था? इंटरनेट को बैन कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया गया था। तो इस पे एक केस किया गया था गुलाम नबी के नाम से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इंटरनेट को भी हम मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि अनुच्छेद 19 के तहत क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपनी बात कहने, अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को दिया गया। तो उसी के तहत इस केस को, गुलाम नबी आज़ाद के केस 2020 के अंतर्गत इसको दर्ज किया गया था। तो ये बात आपने समझी, इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित जो किया गया किस केस के तहत? गुलाम नबी आज़ाद केस के तहत। अगला बाबा रामदेव केस 2020 में आया। अच्छा, ये केस क्यों आया? तो बाबा रामदेव ने क्या किया? निद्रा का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया था। बाबा रामदेव ने क्या किया था? अनशन किया था। और उन्होंने यह केस दर्ज करा कि जब वो अनशन कर रहे थे तो उनमें पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाई सोते हुए। तो उन्होंने इस पर केस किया था। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निद्रा का भी एक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स के ही अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल राइट घोषित करते हैं, ठीक है। तो बाबा रामदेव का केस किससे रिलेटेड है? 2020 का, तो निद्रा। एमसी मेहता केस 2002 में जो आया, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ये केस आपने देखे। अभी ये कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं? ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस हैं। अभी यहाँ पे लगभग 8 से 9-10 केस हो चुके हैं। जितना आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं उतना ही आप करते जाइएगा, भरोसा रखिएगा। बहुत बेहतर, बहुत सुपर आप नोट्स, सबसे बेहतरीन नोट्स आप बना रहे होंगे। बस आपको चेक करना हो तो आप इनके PYQs लगा लेना, PYQs लगा लेना, या किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी बुक से या इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप क्या करना, इसकी MCQ लगा लेना। जब आप MCQ लगाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो रोहित सर ने जो GS रिव्यू के चैनल से हमें कंटेंट मिला है वो कंटेंट कितना दमदार है। इन चीज़ों को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपको पूरा इसका नोट्स चाहिए, मूल विधि का या पॉलिटी का मूल विधि प्लस पॉलिटी का या पूरा GS का नोट्स चाहिए, तो आप ये जा कर के GS रिव्यू,
ये आप प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा, एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में हम आपको लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन में जाएंगे, या टेलीग्राम में, वहाँ पर डिटेल पड़ी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का लगा होगा, टेलीग्राम का लिंक लगा होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पूरा बैच आपको मिलेगा। अगर आप SI का बैच लेंगे तो 15 साल के सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन कंप्लीट, यूपी स्पेशल के स्पेशल नोट, मूल विधि और पॉलिटी, ये कंप्लीट आपको चारों बुकलेट आपको अच्छे से मिलेंगी। ठीक है, ये वाली बुकलेट ये यूपी पुलिस के लिए है, जो सिपाही भर्ती के लिए है। ठीक है, तो आप अच्छे से ये जो चारों बुकलेट हैं आपको PDF फॉर्म में मिलेंगी, तो आप जाकर के बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कुछ भी इसमें बनाने की ज़रूरत नोट्स नहीं पड़ेगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एक केस जो आया पुट्टा स्वामी केस 2017 में आया। पुट्टा स्वामी केस किससे रिलेटेड था? तो पुट्टा स्वामी भी मौलिक अधिकार से ही जुड़ा हुआ केस था। तो इसमें कहा गया आधार अधिनियम को अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया, यानी आधार अधिनियम से रिलेटेड ये केस था। इसमें आधार कार्ड यानी जैसे थंबनेल लेना, रेटिना वगैरह लेना, ये निजता यानी मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार को संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो निजता के अधिकार के तहत इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार घोषित किया गया। जैसे फोन टैप करना, किसी का पिक्चर खींचना, बिना इजाज़त के जासूसी करना, मनमानी तरीके से अगर ये आप काम करते हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो पुट्टा स्वामी केस 2017 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। शक्ति वाहिनी केस 2018, इच्छानुसार अपना जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो किस केस के अंतर्गत था? तो वो शक्ति वाहिनी केस के अंतर्गत था। और ये अनुच्छेद 21 के तहत हमें इतनी पावर या शक्ति मिलती है कि कोई लड़का या कोई लड़की अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी, जिसको हम लोग कहते हैं लव मैरिज, शादी कर सकता है। तो जो अनुच्छेद 21 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार घोषित किया तो वह केस कौन सा था? तो वो शक्ति वाहिनी केस 2018 था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ये केस क्या था? तो ये केस आया मेनका गांधी का 1978 में। कब आया? 1978 में ये केस आया। इस केस में क्या बात कही गई, ये बात हमको जानने की ज़रूरत है। तो मेनका गांधी का जो मामला था, जिसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के नाम से जाना जाता है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोर्ट का फैसला है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के दायरे को व्यापक बनाया गया। इस मामले में मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार द्वारा बिना कारण बताए ही जब्त कर लिया था, जिसके खिलाफ किसने मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिना उचित प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता और विदेश यात्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो मेनका गांधी जो केस था, तो मेनका गांधी जी का पासपोर्ट भारत सरकार ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था, बिना किसी कारण, बिना उन्हें सूचना दिए। तो उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष लेकर के ये बात कही कि बिना व्यक्ति के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना व्यक्ति के जानकारी के, क्योंकि वह उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसको उससे छीना नहीं जा सकता। और यह आर्टिकल 21 के तहत आता है। जैसे स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ हवा लेना, स्वच्छ मतलब पूरी नींद लेना, निद्रा लेना, या लव मैरिज शादी करना, ठीक है, या विदेश यात्रा करना, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा, किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाइए, 5 स्टार, 7 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, जो भी हो, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वहाँ जा करके आप अगर उनका टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं या आप पानी पीते हैं, तो वो कभी आपको रेस्टोरेंट रोकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि फंडामेंटल राइट्स के आधार पर यह व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, उसको ये अधिकार है स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, तो वो यहाँ का पानी पी सकता है। अब किसी की आप बोतल खोल के थोड़ी पानी पी लोगे, जो वहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसके तहत आप वो काम कर सकते हो। तो ये केस है मेनका गांधी केस, तो आपने समझा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये अन्य कुछ केस आए, ठीक है, अन्य कुछ केस थे, इसमें भी कुछ केस हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, तो इनको देखते हैं। जोसेफ साई बनाम भारत संघ केस, ये केस क्या था? तो ये जो केस थे, धारा 497 असंवैधानिक करार तथा इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि कोई शादीशुदा महिला
गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। इसे अनुच्छेद 21 से उसे ऐसा करने का अधिकार मिलता है। समझ लो कि अनुच्छेद 21 ये भी खबर देता है कि कोई शादीशुदा महिला अगर दूसरे मर्द के साथ, यानी कि अगर पति होने के बावजूद भी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है तो आप उस पर कुछ भी कर नहीं सकते हो। ये केस था जोसेफ साई बनाम भारत संघ का। कॉमन केस बनाम भारत संघ केस, ये भी क्या केस था? तो ये आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार केस था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के तहत मरने का अधिकार भी दिया था। ठीक है, मरने का भी अधिकार दिया था। अगला केस है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस। यह शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्गत एक मूल अधिकार है। इसी वाद में आत्म निर्धारित किया गया था, यानी शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। वो किस अधिकार के तहत दिया गया? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस था, इसके तहत इसको दिया गया। दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपके बहुत बेहतर समझ में आ रही होंगी। जितना आपको ज़रूरी है, हमने आपको बताया कि जितना आपको ज़रूरी है उतनी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। बिल्कुल जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इनको अच्छे से, जिस तरीके से हम बताएं इसी तरीके से आप पढ़िएगा और देखिएगा कि आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध होंगी, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी। चलिए अगला हम लोग केस देखने वाले हैं MC मेहता बनाम कमलनाथ केस। ये केस क्या था? इसमें था कि हवा, समुद्र, पानी और जंगलों जैसे कुछ संसाधनों का लोगों के लिए समग्र रूप से इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित होगा। सार्वजनिक मामले में न्याय का सिद्धांत है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, उसके पास इतनी शक्ति हो, इतनी पावर हो कि वह चाहे, तो जैसे आप बिजनेसमैन को ले लो, इंडिया के टॉप जो 1-2 नंबर पे बिजनेसमैन आते हैं जिनके पास अथाह पैसा, वो चाहें कि पूरे भारत में पानी को रोक दें और पानी फिर वो पैकेजिंग का पानी लोगों को प्रोवाइड कराएं, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये बॉटल, और पूरे भारत में पानी को वो व्यवस्था को रोक दें कि आपको बिना पैसे का पानी नहीं मिलेगा, तो उनके ऊपर केस हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, लंगर हाग मामला ये क्या था? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट यानी पीडोफिलिया केस से बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। तो यह जो केस था वो किसके अंतर्गत था? तो लंगरगाह मामला केस था। सरला मुदुल बनाम भारत सरकार केस क्या है? तो राज्य को सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का आदेश है। पहली शादी रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। तो पहली शादी रहते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो उसके लिए दंडनीय एक अपराध है। इसके लिए सरकार ने सरला मुदुम बनाम भारत सरकार केस को रिफर किया था, उसी के रेफरेंस के तौर पे ये केस दर्ज हुआ था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये चीज़ें आपके दोस्तों समझ में आ रहे होंगे, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया करिए कि सर कैसी क्लास चल रही है, आपके समझ में आती है कि नहीं। और आप लोगों ने वीडियो इस बीच में शेयर करना बंद कर दिया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। अगर आपके लिए कंटेंट कलेक्ट करके इतना बेहतरीन प्रोवाइड कराते हैं तो आप लोग सिर्फ एक काम करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला केस क्या था? तो अगला केस जो हमारा था हुसैन नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, इस पे केस था। तो ये क्या केस था कि आपराधिक अपराधों के त्वरित सुनवाई का अधिकार जो आर्टिकल 21 के स्पष्ट व्यापकता व सामग्री में निहित माना जाता है, वह केस हुसैन नारा खातून बनाम केस था। यही जो डिक्टो शब्द लिखे हैं, यही शब्द का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस केस से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित था? वो था हुसैना नारा खातून बनाम गृह सचिव। जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर जो बता रहे हैं ये वास्तव में केस इसी तरीके से पूछे भी गए थे। अगला है लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस क्या था? तो कोई भी MP या MLA विधान परिषद सदस्य जो अपराध में दोषी पाया जाता है वह न्यूनतम 2 साल कारावास अगर हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। ये किसमें है? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस के अंतर्गत ये बात कही गई थी। खात्री बनाम बिहार राज्य केस, भागलपुर, ये जो केस था ये भागलपुर का था। तो भागलपुर अंधा करने वाला ये मामला था। तो निःशुल्क कानूनी
सहायता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तहत इसी केस के अंतर्गत दर्ज किया गया था, खात्री बनाम बिहार राज्य केस के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, तो और भी अभी इसमें केस हैं, हम लोग पूरे केस देखेंगे। इसके बाद आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। जो लोग नोट्स चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम से बताया ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, या ऐप आप जीएस रिव्यू का डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको वहीं पे पूरी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। मूल विधि की 22वीं क्लास है, ठीक है। जो टॉपिक अब आपको लग रहा हो कि सर कोई ये टॉपिक हमारा मिस हो गया, तो उसको कमेंट कर दिएगा, हम टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन केस, इसमें क्या था कि हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टतया अमानवीय है। इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाए। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटा सा भी जुर्म व्यक्ति ने किया, लड़ाई किया, थोड़ी सी चोट लगी तो आप उसको हथकड़ी लगा करके थाने ले आए, इस तरीके से ये अमानवीय व्यवहार माना जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि असाधारण परिस्थितियों में, कि जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, किसी व्यक्ति ने इतना मतलब वो खूंखार व्यक्ति हो गया कि लोगों को उससे समस्याएं हैं, या उसने इतना बुरा कृत्य किया कि सरकार मजबूर हो गई उसको पकड़ने के लिए, तब उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा करके लाया जा सकता है। यही बात लिखिए, असाधारण परिस्थितियों में, ठीक है। तो ये केस था प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन का। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस क्या था, तो जेल सुधार व कैदियों के अधिकार से जुड़ा हुआ केस था। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जेल सुधार व कैदियों के अधिकार से जुड़ा मामला था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस। अगला देखते हैं, इमैनुअल बनाम भारत केरल राज्य केस। इसी वाद में या अभी निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते कि अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो आप उसको फोर्स करो कि नहीं आपको राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश के संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, झंडे के प्रति, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के प्रति आप उनका सम्मान करो, रक्षा करो। तो आप अगर स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम लोग ये करते ही हैं कि मोस्टली अगर राष्ट्रगान कहीं चल रहा है तो हम लोग एक साइड में खड़े होकर के उस राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़े होकर के राष्ट्रगान कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं, ये आप उसको किसी व्यक्ति को बाध्य कर दोगे तो बाध्य नहीं किया जा सकता। ये केस था इमैनुअल बनाम केरल राज्य केस के नाम से जाना गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अहमद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात केस। तो इस केस में क्या था, यह एक निवारक निरोध कानून से संबंधित था। किससे, इसको आप हाईलाइट करिए, यह निवारक निरोध कानून था। मुख्य रूप से यह गुजरात असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से संबंधित केस था। तो इसको आपको इसी तरीके से, इसी लाइन में जिस तरीके से हमने आपको बताया, इसी तरीके से आपको इसको याद करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला, कृष्ण रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान निषेध है, ये चीज़, ये जो केस है ये है कि रामकृष्णन बनाम केरल राज्य, ये केस है कि इसमें आप सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान नहीं कर सकते। तभी आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस में अगर आप धूम्रपान करते हो या स्टंट करते हो या ठीक है इस तरीके से करते हो तो तुरंत पुलिस आपको, या व्यक्ति जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको मना करते हैं। अगर आप उनका विरोध करोगे तो आपको सजा का भी प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस। इसमें समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था तथा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन या वन्य जीव या वन्य भूमि निजी कंपनियों के औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टेपन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, पट्टेपन नहीं दे सकते। तो ये समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के नाम से जाना गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस। ये बनाया लिखा है, बनाम है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस। तो इसमें क्या था, तो जेल सुधार व कैदियों के अधिकारों से जुड़ा ये केस था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस। पी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु केस। इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि समानता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के शत्रु हैं। इंपॉर्टेंट है ये केस। ये शब्दावली डिक्टो आपसे पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। किस केस में कहा गया है, ये पी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु केस।
IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस, इसमें क्या था? इस केस में क्या कहा गया है? इस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा को शक्ति की प्रयोग न करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। यह IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार का यह केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, जैसे हम आपको समझा रहे हैं इसी तरीके से आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप इनकी MCQ लगाएंगे, जो उसमें आपको नए केस मिलें वो अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। जो नए केस आपको मिले आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने इसमें इतने केस आपको बताए हैं कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप तो जानते ही हो कि एग्ज़ाम जब होता है तो आप जानते हो कि GS वाले पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। यहाँ तो अब तो मैथ से भी पूछने लगे हैं कि आपको कितना भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप श्योर नहीं होगे कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख ही रहे होगे कि सारे केस हमने वो कराए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला केस क्या है। तो अगला जो केस है हमारा वो है बंदी प्रतिरक्षीकरण केस। ये केस क्या था? तो कानून सन्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का मामला इसी रिट से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। केस पूछा गया था, आप जब PYQ देखेंगे तब उसमें आएगा कि UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, ये जो तीनों लिखे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन डिक्टो जो जवाब लिखा है यहाँ पे वही आपसे पूछा गया था। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य केस है। इस वाद में प्रथम बार मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रतिकर दिया गया था। तो ये जो केस है ये रुदल शाह बनाम बिहार राज्य केस है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हमने लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन यही शब्दावली पूछी गई। तो क्वेश्चन में ये था कि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देने की शक्ति प्राप्त है। यदि मृत्युदंड देने पर अभियुक्त विलंब किया जाता है तो यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने इसी वाद में दर्ज किया था। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। तो ये डायरेक्ट आपको शब्दावली नीचे की दी थी और उसमें पूछ रहा था किस केस से रिलेटेड है, तो शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब से रिलेटेड था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का केस का क्या था कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर किए गए नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तीसरे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस से रिलेटेड है। M नागराजन बनाम भारत संघ केस। तो इसमें क्या था? इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित 16 के 4 का एक समर्थकारी प्रावधान है। यह मामला आया था M नागराजन बनाम भारत संघ केस में। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ केस बहुत चर्चा में था। अयोध्या जो मामला पूरा था तो वो किस केस से रिलेटेड था? तो वह इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ केस था। अयोध्या का जो मामला था राम मंदिर वाला, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। तो सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान, ये हम आपको बता चुके हैं, तो ये रिपीट लिखा हुआ है। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य केस। तो इसमें विधायन के विकल्प के तौर पे प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ये DC वाधवा बनाम बिहार राज्य केस में दिखाया गया है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ केस, यानी बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार व्यक्ति का शामिल है। यानी कि अगर बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का भी अधिकार सम्मिलित है, आपको न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा। तो ये किस में आया? तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ केस में दर्ज है। अगला देखते हैं अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस। तो अशोक कुमार जो ठाकुर केस था, तो इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 15 के 5
को जोड़ा गया था। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। हमने आपसे कहा है कि जो मूल विधि का ये टॉपिक है, मूल विधि का ये टॉपिक दोनों जगह पे आपके आएगा। ये पॉलिटी में भी आएगा और ये इसमें भी आएगा। मूल विधि में कम से कम, इससे आपको बता रहे हैं, कम से कम इसमें आपको 4 से 5 केस आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 केस देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आप इनको याद करिएगा। बाद में नहीं, सारा हवा हवाई हो जाएगा। पॉलिटी में भी जब आप देखेंगे ना तो ऐसे ही आपको केस कराए जाते हैं, तो वहाँ भी केस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं इसी तरीके से आप उनको करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो आपको हमने बताया ही है कि जीएस रिव्यू नाम से एप्लीकेशन है, तो आप बैच जा करके वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट जीएस का नोट्स मिलेगा आपको, कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आप देखो, हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते हैं कि पूरा पेपर फंस जाएगा। आप पढ़ो, अच्छे से चीज़ें समझ में आए, आप पेपर हल करो, मॉडल पेपर हल करो, टेस्ट दो, कुछ भी करो, आपको खुद ही ये आप तय कर लेंगे कि नहीं वास्तव में ये कंटेंट आपके लायक है या नहीं है। ठीक है, अंधभक्त बन के किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो। हम ये आपको स्टार्टिंग से भी, जो बच्चे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको अभी भी बता रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको भी बता रहे हैं कि किसी के अंधभक्त मत बनो। आप स्मार्ट स्टडी करो, आप स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट तरीके से तैयारी करो। तो सबसे अच्छा तरीका उस टॉपिक को पढ़ो। अगर उनका नोट्स अच्छा लगता है, चीज़ें ठीक लगती हैं, तब आप उसके पीछे आप अपना जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तब आप उसमें दर्ज करिए। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये बैच है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा पॉलिटी मूल विधि हमने कंप्लीट कर दिया है। 22 यूनिट हमने आपके करवाए हैं। कितने करवाए हैं? 22 टॉपिक थे, जो पूरे के पूरे 22 टॉपिक हमने आपको करवा दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक आप अच्छे से देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, प्लीज़ इस बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद हम आपसे यही लगाते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।